इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा में भी शुमार हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। पूरे देश में एक शब्द ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। जब हमारी सेना ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, उसके बाद ये नाम जब निकल के आया ऑपरेशन सिंदूर, आपके मन में क्या भाव है? मुझे लगता है सबसे पहले तो इस नाम ने ही उस न्याय की शुरुआत कर दी जिसकी अपेक्षा पूरे देशवासियों को थी। जिस तरीके से वो शर्मनाक आतंकी हमला किया गया जहाँ पे निर्दोषों को मार दिया गया, ऐसे में कई बहनें थीं जिनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस नाम ने ही उस न्याय दिलाने की भावनात्मक शुरुआत की, और उसके बाद इस ऑपरेशन के माध्यम से जिस तरीके से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उससे हर देशवासी, पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है। जिस तरीके से कैलकुलेटेड मूव के साथ हम लोग आगे बढ़कर बिना किसी सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, आतंकियों पे वार कर उनको समाप्त करने का। और ये वही वादा था जो मेरे प्रधानमंत्री ने इस हमले के तुरंत बाद, जब वो मेरे राज्य बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने कहा था मधुबनी से कि उनको जवाब दिया जाएगा कल्पना से परे, और वो करके उन्होंने दिखाया। जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो गया, उसके बाद कई सारी चीज़ें निकल के आई। हमारी सेना ने भी कई सारी चीज़ें लोगों को बताई, जनता तक पहुंची बातें। लेकिन इस पर भी जो है कहीं ना कहीं हमने राजनीति होती हुई देखी। हम ये देख रहे हैं कैसे कुछ कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये छोटा सा स्टेप है सरकार की तरफ से। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, आपकी मुलाकात भी उनसे संसद में कई बार होती रहती है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमको कितना लॉस हुआ, हमारे कितने जेट्स गिराए गए। इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? टोटली अनकॉल्ड फॉर। हम देंगे ना आपको, बहुत से और विषय देंगे, आप कीजिएगा ना जितनी राजनीति करनी है। आप कास्ट सेंसस पे आप राजनीति कीजिएगा, राम मंदिर पे आप राजनीति कर लीजिएगा, धारा 370 पे आप राजनीति कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में कई और मुद्दे हम आपको दे देंगे, पर एक मुद्दा तो छोड़ दीजिए जो कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की एकता को दर्शाता है। ऐसे में उसमें अगर हमें ही विवाद दिखेगा तो आप सोचिए ग्लोबली क्या छवि हम बना रहे हैं। एक विषय को तो आप जाने दीजिए, और इसमें भी सोच देखिए आपकी कितनी छोटी। क्या फ़र्क पड़ता है आपकी पार्टी से कौन व्यक्ति जा रहा है? आपकी पार्टी का व्यक्ति है ना। कोई दूसरा व्यक्ति जाता तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके क्या बोलता कि नहीं कांग्रेस की नीति अलग है और सरकार ने अलग किया? ये बातें रखता, वही बातें रखता ना। आपकी भी भावना मैं मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही होनी चाहिए कि भारत एकजुट दिखे आतंकवाद के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की ये सोच होनी चाहिए। तो क्या अगर थरूर जी की जगह कोई और आपके द्वारा चिन्हित किया हुआ व्यक्ति गौरव को अगर आप भेज देते तो गौरव क्या बोलते? वहां पे जाके कोई और बात बोलते? डेलीगेशन विजिट पर तो वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। अब बताइए क्या डिस्ट्रैक्शन है? आपके समय में भी ये होता था प्रभु। यूपीए के ज़माने में भी ऐसे डेलीगेशंस गए हैं बाहर, जो यूपीए जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी उस वक्त भी गए हैं। बट ऐसे में जब आप इन छोटी 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 बातों को लेकर जब आप करते हैं कि ये मेरा सांसद नहीं भेजा, मुझसे नाम नहीं पूछे, क्या ये विषय है आज चर्चा करने के लिए? आप सोच रहे हैं हम लोगों ने कितने बड़े ऑपरेशन से हम लोग आए हैं, हमारे देश के ऊपर कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, किन परिस्थितियों में हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य से, अपने बल से हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आप उन तमाम बातों को भूल जाते हैं एक छोटी सी बात को लेकर कि भाई मेरी पार्टी से ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको आज ही समय मिला इन तमाम चीज़ों पर, इन मुद्दों को उठाने का। आपको आज ही सारी जानकारी चाहिए कि क्या ये प्लेन गिरा। ये सुर तो पाकिस्तान भी अलाप रहा है ना, तो आप भी तो उनके सुर में सुर ही मिला रहे हैं। वो भी यही सवाल कर रहे हैं, आप भी यही सवाल कर रहे हैं। रुक जाइए ना, समय आने पर सारी जानकारी साझा की जाएगी। और कौन जा रहा है? ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। बट आज की तारीख में अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहा है तो ग्लोबली, इंटरनेशनली तो कम से कम अपनी छवि को मजबूत करने के लिए दिखाएं कि भाई पक्ष विपक्ष सब एकजुट है इस विषय पर। उसी पे आप भी हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम सैनिकों के लिए हम लोग चिंतित नहीं है? हमारे देश के लोगों के लिए हम लोग चिंतित नहीं है? हमारी सरकार है, देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। कतई भूल से भी हम कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जहां से किसी एक नागरिक को भी हल्का सा रत्ती भर भी कोई नुकसान हो। कोई नसीहत देना चाहेंगे आप राहुल गांधी को? मैं बस इतना कहूंगा, देंगे हम आपको बहुत मुद्दे, प्लीज आप उस पर राजनीति कीजिएगा।
डोमेस्टिकली देयर आर एंडलेस इश्यूज, डू एज मच पॉलिटिक्स एज यू वांट टू डू। अभी तो बिहार के चुनाव आ रहे हैं, जी, आपको दुनिया भर के मुद्दे मिल जाएंगे, उस पर कीजिए ना। पर जब राष्ट्रवाद की बात आती है, जब नेशन फर्स्ट की बात आती है, जब आतंक की बात आती है, तो इसमें किसी तरीके की भी असहमति कतई हम लोग के लिए अच्छी नहीं है। आज की स्थिति के हिसाब से आपको क्या लगता है भारत कहां पर खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, जो लड़ाई हमने लड़ी? हम पूरी मजबूती से खड़े हैं और डट कर हम लोगों ने इसका मुकाबला किया है, सामना किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री में है ऐसे दिशा निर्देश देने की, जो कि खुल के सेना को कहते हैं कि आप कीजिए, कदम उठाइए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और जिस शौर्य, जिस पराक्रम के साथ सेना ने बार बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, इससे पहले भी जब पुलवामा वाली घटना हुई थी तब भी जवाब दिया गया था, जब पहलगांव वाली घटना हुई तब भी जवाब दिया गया है। तो ऐसे में भविष्य में भी अगर कभी इस तरीके की कोई आतंकी घटना, आतंकी कार्रवाई को अंजाम किसी के भी द्वारा दिया जाता है, तो पूरे दृढ़ संकल्पित हैं हमारी सरकार और सेना पूरी तरीके से तैयार है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। एक बात कही जा रही है चिराग जी आजकल की सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक ब्लंडर था, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इस बात की चर्चा गाहे बगाहे हम लोग जरूर करते थे समय समय पर कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक बड़ी परसेंटेज हम लोग हमारी नदियों के पानी का हम लोग पाकिस्तान को हम लोग देते हैं, ऐसे में लंबे समय से गाहे बगाहे ये कम ज़्यादा दबे शब्दों में चर्चा ज़रूर होती थी। हम लोगों के पार्टी में भी जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मैटर्स पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी एंड द एजेंडाज ऑफ द पार्टी, तो उस वक्त हम लोग इन सारे विषयों पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी में भी चर्चा होती है। और लंबे समय से मेरी पार्टी में भी इस बात की चर्चा रही थी कि हम लोग को इसको एक बार रिव्यू करने की मांग सरकार को ज़रूर इस पर एक पहल करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे देश से का पानी का एक बड़ा हिस्सा हम लोग दूसरे देश को हम लोग दे रहे हैं, जबकि उसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। और उस पर भी समय समय पर जिस तरीके से गतिरोध लगाए जाते रहे हैं डैम बिल्डिंग को लेके, ये सारी चीज़ों को लेकर, तो उस पर ज़रूर ये अपेक्षा थी हमारी कि आज नहीं तो कल इस पर होना चाहिए। पर मौका हमारे पड़ोसी देश ने ही हमें दिया इस तरीके के कड़े कदम उठाने का, और मुझे लगता है कि ये उठाया जाना चाहिए। जब से आप केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, एक नारा आपने हमेशा से लगाया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप अपना रोल किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव में? वेल, मैं अपना रोल, मेरी पार्टी का रोल मैं मजबूती से देखता हूँ। गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी है कि जो 243 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़े, उसमें से अधिकांश सीटों, और इस बार तो हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य भी बड़ा रखा है, 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और मैं मानता हूँ कि ये टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके से हम 5 दलों का ये गठबंधन है, इट्स लाइक अ विनिंग कॉम्बिनेशन। ये अपने में एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव में भी हम लोगों ने देखा 4 विधानसभा पर उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते। 100% स्ट्राइक रेट हमारे गठबंधन का इस उपचुनाव में रहा। और कुछ ऐसी सीटें भी हम लोग जीते जो कि लंबे समय से हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। बेलागंज की सीट हो, तरारी जैसी सीटें हो, हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। बेलागंज तो हम लोग 3.5 दशक से एनडीए कभी नहीं जीता था, वो सीटें भी हम लोग जीत पाए। तो ये अपने में दर्शाता है कि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि चुनाव आते आते तक ये गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होगा। विपक्षी जो सोचते हैं कि खटक दलों के बीच में दरार पैदा करके एक दूसरे से लड़वा के चिराग की अति महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर गठबंधन के भीतर दरारें पैदा करने का प्रयास करने, कुछ होने वाला नहीं है। हमारी चिंता, हमारी सीटों की चिंता हम लोगों से ज़्यादा विपक्ष को हमेशा रहती है। बट जैसे लोकसभा में एमिकेबली हम लोगों ने वो कर लिया था, विधानसभा में भी उतनी ही एमिकेबली सीटों का बंटवारा भी होगा, चयन भी होगा, चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे और परिणाम भी बहुत खूबसूरत। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का होगा? पीयूष भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं ऐसी कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं गठबंधन के भीतर होने की बजाय। ये वो विषय हैं जो गठबंधन के भीतर पहले होने ज़रूरी हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बार गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा हो जाए, सीटों का चयन हो जाए, उसके बाद सब साथ मिलकर उसको साझा करेंगे। चर्चा हाल ही में नीतीश कुमार जी से भी हुई थी, आप मिलने गए थे उनसे?
मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बिहार के चुनाव हैं और मैंने बिहार में मेरे मंत्रालय का एक बहुत बड़ा 2 दिवसीय कार्यक्रम था। जी। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय रिवर्स बायोसेलर मीट वहाँ पे रखा था। वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था मेरे मंत्रालय का, और मुझे लगता है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब बायर्स आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं। ऐसे में मेरे बिहार के किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जो प्रसंस्करण के साथ जुड़े रहे, उनके लिए बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी। जब 22 देशों के 75 प्लस से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स और जिसमें से कई बड़ी रिटेल चेन के ओनर्स थे, जो वहाँ पर उनके दरवाजे पर गए और उनसे सामान खरीदने का ऑर्डर्स वहाँ पे देकर आए, तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसकी जानकारी मेरे मुख्यमंत्री को होनी बहुत ज़रूरी थी। उनके राज्य में ये कार्यक्रम, जिसमें राज्य सरकार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोग को मिला, कृषि विभाग का, उद्योग विभाग का हम लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ पे सहयोग मिला, तो वो जानकारी साझा करने गया था। जैसा मैंने कहा, बिहार के चुनाव हैं, गाहे बगाहे उसको लेकर चर्चा होनी ही होनी है। और कुछ लोग कभी कभी न्यूज़ चला के अलग अलग की भ्रमित खबरें चलाकर मेरे और हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में दरारें उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मुझे लगता है वो तस्वीरों ने साझा कर ही दिया, जिस मुस्कुराहट के साथ हम नहीं, और वो वो सवाल उस इसलिए तस्वीर भी में उठता है थे। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो आपने ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़े किए थे, लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। तो क्या जो पहले दरारें थी वो भर चुकी हैं? डेफिनेटली होता क्या ना, संवादहीनता विवाद को खड़ा करती है, और मुझे लगता है कि संवाद से बड़े बड़े विवादों को टाला जाता है। 2020 जिस कार्यखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कालखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त वो संवादहीनता का माहौल था। गठबंधन के भीतर हम लोगों को बातें अपनी रखने का मौका जिस तरीके से मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, और जिसकी वजह से मुझे लगता है उस वक्त दूरियां इतनी बढ़ गईं और बातचीत के लिए बिल्कुल कोई स्कोप नहीं बचा था। इसीलिए ये फैसला लिया कि मैं गठबंधन से मैं अलग हूं। पर आज जब हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, तो मुझे वो मौका मिल रहा है गठबंधन के भीतर अपनी तमाम बातों को रखने का, जिसमें मेरे ऐतराज़ भी हैं उसको भी दर्ज कराने का मुझे मौका मिलता है, जिसमें मेरे सुझाव हैं उसको भी रखने का मुझे मौका मिलता है। तो ऐसे में किसी और माध्यम को इस्तेमाल करूं अपनी बातों को किसी तक कन्वे करने के लिए, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री तक, मुझे उसकी ज़रूरत अब महसूस नहीं होती। मेरी अगर कोई शिकायतें हैं, मेरी अगर कोई परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर अगर मुझे कोई अपनी बात रखनी है, तो वो आज की तारीख में वो व्यवस्था मुझे मिलती है जहाँ पे मैं अपनी बातों को रख सकूं, और लगातार मुलाकात करके उस व्यवस्था का मैं इस्तेमाल भी करता हूं। तो इसीलिए 2020 की दरारें पूरी तरीके से भर ही नहीं गई हैं, बल्कि एक नई इमारत खड़ी करने की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस बार जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को एनडीए का नेता मानकर चुनाव लड़ेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, आदर यू मतलब आप हाफ वे में नहीं रह सकते। या तो आप गठबंधन का हिस्सा हैं या आप गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। आप गठबंधन में रहकर गठबंधन विरोधी कार्य करें, ये ना आपके लिए अच्छा है ना गठबंधन के लिए अच्छा है। माइट एज वेल वॉक आउट ऑफ दैट अलायंस, जो मैंने 2020 में किया। जब मुझे नहीं वो मौका मिला, या वो सहमति नहीं बन पा रही थी, या वो व्यवस्था नहीं तैयार हो पा रही थी, तो मैं गठबंधन से मैंने बाहर निकलना बेहतर समझा, रादर देन गठबंधन के भीतर रहकर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाना। आज जब मैं इस गठबंधन में वापस आया हूं, तो तमाम परिस्थितियां, तमाम बातें, तमाम चीज़ों पर चर्चा करके विचार विमर्श कर कर ही मैं आया हूं। बट अगर मुझे शिकायत है, तो बहुत बेहतर है कि मैं इस गठबंधन से अलग हो जाऊं, मैं बाहर निकल जाऊं, बनिस्बत कि इस गठबंधन में रहूं और फिर हम लोग मीन मेघ निकालते रहें या एक दूसरे के प्रति कोई मन मुटाव रखें। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए वो ठीक रहता है। तो इसलिए ऐसी अब कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। बहुत खूबसूरती से, लाइक हैंड एंड ग्लव्स, वी आर वर्किंग टुगेदर। आपके कार्यकर्ताओं को हमने सुना है ये कहते हुए कि चिराग भैया बिहार पुकार रहा है, तो क्या केंद्र की राजनीति छोड़कर आप बिहार जाएंगे? ये तो मैं भी कहता हूँ, मेरा पीयूष भाई, राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे ना। मैं जिस परिवार से आता हूँ, राजनीति में आना चाहता तो मैं बहुत पहले कभी भी मैं आ जाता, पर उसके बावजूद मैं दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया, और मैंने देखा किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता है। उस वक्त इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने राज्य में निर्माण करना है जहां पे बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। और ये सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की भी रही है।
उन्होंने भी हमेशा चाहा है कि बिहार से पलायन पूरी तरीके से रुके। ऐसे में इसी सोच के साथ मैं भी राजनीति में आया, तो हमेशा से मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे बिहार और बिहारियों के लिए काम करना है। मेरा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो पूरी तरीके से मेरे राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला वो विजन है। सो इवेंचुअली मेरा ये तीसरा टर्म है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2014, 2019, 2024 तीन बार मुझे बिहार की जनता ने चुन के भारत की संसद में भेजने का काम किया। पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, वो दिल्ली में रहकर उस सोच को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुझे पूर्णतः बिहार में रहना पड़ेगा, पूरा बिहारी बनकर रहना पड़ेगा। तो अब जल्द बिहार वापस जाने की सोच रखता हूँ। तो ये विधानसभा चुनाव के बाद हम देख सकते हैं आपका प्रतिनिधित्व, या आप खुद सरकार में वहां पर हो बिहार में, अगर सरकार बनती है एनडीए की? तो मेरी पार्टी की तरफ से ये गाहे बगाहे कभी ये ज़रूर आता है, और मैंने भी इच्छा जाहिर की है कि मैं आज नहीं तो कल मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब लोकसभा का चुनाव नहीं, मैं बिहार की विधानसभा में मैं अपने आप को अब ज़्यादा देखता हूँ। बट हाँ, ये तमाम फैसले 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या 2030 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये तमाम बातें पार्टी को तय करनी है। इससे पहले कि आप पूरा प्रश्न पूछें कि भाई पार्टी तो आप ही हैं, वही मैं कहने वाला था। तो हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये छूटते ही ये सवाल मेरे ऊपर आता है कि भाई पार्टी तो आप ही को तय करना है। जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी को तय करना है, इसका मतलब ये है कि पार्टी को इस पर चर्चा मंथन करनी जरूरी है कि क्या मेरे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ होगा, हमारे गठबंधन को लाभ होगा। क्योंकि जब पार्टी का नेता जब स्वयं रणभूमि में आता है तो जोश ज्यादा बढ़ता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा, क्या मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होगा अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं? इन तमाम चीजों पर सर्वे चल रहा है, चर्चा चल रही है। पार्टी अंतोगत्वा जिस निर्णय के साथ आएगी कि मेरे लड़ने से गठबंधन को फायदा है, मेरे लड़ने से मेरी पार्टी को फायदा है, तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट डिसीजन। बट इवेंचुअली आई एम प्रिटी मच प्रिपेयर्ड कि 2030 में मैं बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, आपका मन क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है? आपकी अपनी पर्सनल राय भी? मेरा समर्पण पूरी तरीके से मेरे प्रदेश के प्रति है। आप मुझे कल बोलेंगे, मैं कल जाके मैं बिहार में मैं पूरी तरीके से मैं लग जाऊंगा। और अगर स्ट्राइक रेट अच्छा ये निकल के आता है कि स्ट्राइक रेट डेफिनेटली अगर पार्टी अगर ये कहती है तो मैं जरूर इसी बार मैं विधानसभा लड़ना चाहूंगा। इस बार आप लड़ना चाहेंगे? एक बस मैं खत्म करता हूँ, 2-3 प्रश्न और लूंगा। जब आप वापस लौट रहे थे बिहार से, एक तस्वीर बहुत वायरल हुई आपकी, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की। आपकी क्या बातचीत हुई? क्योंकि बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि वही मुलाकात ठीक नीतीश कुमार से मिलने के बाद आपकी मुलाकात हुई। वो संजोग देखिए मेरा कैसा है, हाँ, कि एक तरफ मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिल के आया हूँ और दूसरी तरफ मेरी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात हो रही है। बट वो परिस्थिति बहुत अलग थी। हम लोग एक ऐसे माहौल में थे जिसके लिए जो मैंने कहा कि सबको मिलकर उसका सम्मान करने की ज़रूरत है। एक शहीद परिवार से मुलाकात हम लोग करने गए थे, और मैंने माना है ये कि शहीदों का सर्वोच्च सम्मान आप शहीदों के परिवार का ख्याल रख कर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे शहीदों को सब याद करते हैं, पर मैं मानता हूँ कि ज़रूरत है पूरे साल उनके परिवारों को याद करने की, उनके परिवारों को याद रखने की। उनके जाने के बाद संभवतः कई परिवार में कोई नहीं होता उनके छोटे बच्चों को देखने वाला, उनके बूढ़े माँ बाप को देखने वाला। और इसको मैं इतनी भावना के साथ इसलिए महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अनेकों ऐसे शहीद परिवारों को मैंने देखा है और जिनकी जिम्मेदारियां मैं निभाता भी हूँ लंबे समय से। तो उस माहौल में हम लोग गए थे। संजोग से नेता प्रतिपक्ष मेरे छोटे भाई तेजस्वी भी वहाँ पे थे उस वक्त, और वो निकल रहे थे उनसे मिलकर, और मैं जा रहा था उनसे मुलाकात करने। उस वक्त वो एक छोटी सी मुलाकात हुई, हम लोगों ने हाथ मिलाया, गले लगे। लालू जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। मेरे लिए बहुत सम्मानीय, बहुत आदरणीय है वो। उनके स्वास्थ्य की मैं हमेशा चिंता करता हूँ, उनसे उनके स्वास्थ्य का हाल जाना, उन्होंने मेरी माँ का हाल जाना, और बस यही बातें। एक आखिरी प्रश्न में लूँगा, विधानसभा चुनाव आने वाले और पिछले काफ़ी समय से एनडीए की सरकार बिहार में है। इस बार आपने कहा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और इस बार जीत पक्की हुई, 225 से ज़्यादा का आपका टारगेट है। क्या ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि सरकार ने पिछले काफ़ी सालों में उस पर फोकस किया, और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बिहार और बिहारी अब इस बात को समझे हैं कि कितना ज़रूरी है एक डबल इंजन की सरकार का होना, और मुझे लगता है उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण हमारा बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश जिस तीव्र गति से विकास के हर मापदंड पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसका कारण ही वो डबल इंजन की सरकार है।
मेरे प्रदेश का पिछड़ा रहने में पीयूष भाई सबसे बड़ा कारण ये विरोधाभास की सरकारें रही हैं। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन फॉर 27 इयर्स कंटिन्यूसली ऑन अ स्ट्रेच अलग अलग सरकारें थी, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। सोचिए जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी, केंद्र में जैसी एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। ये विरोधाभास की सरकारों में ना योजनाएं पूरी तरीके से शिथिल हो जाती हैं, धरातल पर नहीं उतर पाती। केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतरने देती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। बहुत लंबे समय के बाद ये खूबसूरत परिस्थिति बनी है डबल इंजन की सरकार की, और इसका लाभ भी अब देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक मेरे प्रधानमंत्री के देख लीजिए कितने कार्यक्रम वहाँ पे लगे, एक के बाद एक लोकसभा में किए गए तमाम वादों को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। एक समय ऐसा था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अभी मेरे प्रदेश में बिहार में 2 एम्स, दूसरा एम्स आने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें उस व्यवस्था को जिस विकसित राज्य के लिए ज़रूरत है उसका निर्माण करना सरल हो जाता है जब दोनों सरकारें एक सोच वाली होती हैं। तो मैं मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में उसका लाभ बिहार और बिहारियों को भरपूर मिला है। एयरपोर्ट की हम लोग की लंबे समय से मांग थी, आज पटना का एयरपोर्ट देखिए, अभी कुछ समय के बाद ही अब उसका उद्घाटन होने वाला है। वर्ल्ड क्लास लेवल का वो एयरपोर्ट बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बेहतर हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। जिस तरीके से सड़कों पर काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी की ये चाहत है कि प्रदेश के किसी भी कोने से 4 से 5 घंटे में लोग पटना पहुंच जाए। उस कनेक्टिविटी को दोनों सरकारें जिसमें नेशनल हाईवेज भी इन्वॉल्व हैं और स्टेट के भी हैं, मिलकर उसको भी स्पीड से किया जा रहा है। तो ये तमाम व्यवस्था पिछले कुछ समय से मजबूती से उसने गति ले पाई। इसीलिए क्योंकि दोनों सरकारें एक सोच वाली हैं, और अगले 5 साल मैं मानता हूँ बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल होगा, अ गोल्डन एरा, जहाँ पे ये दोनों एक सोच वाली सरकार बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर जाएगी। उस गोल्डन एरा में आप भी होंगे शामिल? डेफिनेटली। तो चिराग पासवान जिन्होंने अपनी बात भी बाकी से रखी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी हमसे बात करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर और सेना की शौर्य गाथा और साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी बात को रखी चिराग पासवान ने, और बड़ी बात कही कि अगर पार्टी इस बार चाहेगी तो वो बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।